So, very good afternoon to all the students. Today's topic for our class is a performance of the contract. Okay, so in the performance of the contract of a sale, first of all, we have to understand the what is the meaning of that performance of the contract. Because performance of the contract means we have to execute that contract. ठीक है, ये देखो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मुझे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्टडी किया था तो मैं यहाँ पे इसमें सेल की बात कर रही हूँ। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमें सिंपली स्टडी करना है कि जो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस तरह से निभाया जाएगा। इट मीन्स कि सेलर के बिहाफ में भी और बायर के बिहाफ में भी हम उसे किस टाइप से क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सेलर के बिहाफ में यानी कि उसको अपने प्राइस से है, जो गुड्स सेलर डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर जो गुड्स डिलीवर करेगा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, इट इज अ ड्यूटी। ठीक है ना, मैं ये कहूँ कि आपको ये चीज क्या करनी है, मतलब एग्जीक्यूट करनी है, करना है आपको। इट मीन्स कि ये आपका क्या है, ड्यूटी है। ठीक है, अगर ये आपकी एक ड्यूटी है उस चीज को करने की, तो वो क्या है, वो एक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, परफॉर्मेंस करना है। सो फर्स्ट इज द ड्यूटीज ऑफ द सेलर एंड बायर। बायर और सेलर की हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। ठीक है, इट इज द ड्यूटी टू द सेलर, ये एक सेलर की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है सेलर की, टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, इट मीन्स कि अगर सेलर अपनी ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करेगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूट, ठीक है ना, ऑन अ टाइम, एंड दैट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इज इनवैलिड। इट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी इनवैलिड हो जाएगी, वो सही से एग्जीक्यूट नहीं करेगी। सो इट इज द ड्यूटी टू द सेलर, ठीक है, ये सेलर की ड्यूटी होती है। तो इट इज द ड्यूटी टू द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, सेलर की क्या ड्यूटी है कि गुड्स को डिलीवर करना, गुड्स को देना। एंड ऑफ द बायर, ठीक है, और बायर की क्या ड्यूटी होती है, टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम। ठीक है, बायर की क्या है, उन गुड्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और उन गुड्स के बिहाफ में उन्हें क्या करना, पे करना। तो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के साथ, ठीक है, in accordance with the terms of the contract of sale. So duties of seller and buyer, it is the duty to the seller to deliver the goods, goods को deliver करना, ये एक seller की duty है, to deliver the goods, and of the buyer to accept and pay for them. So next is the payment and delivery are concurrent conditions. Obviously, ये दोनों क्या है, ये दोनों यानी कि जो हमारे पास पेमेंट है और हमारी डिलीवरी, इट मीन्स कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द पेमेंट फॉर देम are coincide with each other. What does it mean? It means that both these terms or both these words are concurrent conditions. It means unless otherwise agreed, delivery of the goods and payment of the price are concurrent conditions. ठीक है, we are using this in our day-to-day life. We are using it in our the practical life. ठीक है, whenever we buy something, we immediately pay और दैट गुड्स। सो डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है, यहाँ आपको कंसेप्ट वही है, सेम चीज है, बस एक टेक्निकल वर्ड्स आपके आ गए हैं जिसके कारण से इसमें हम समझ नहीं पाते, बाकी टेक्निकल वर्ड्स हैं इसमें। आपके यहाँ पे इतनी वॉइस क्यों आ रही है? वेंकी, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है, so the our second point is the payment and delivery are concurrent conditions.
So delivery of the goods and a payment of the price are concurrent conditions. यानी कि गुड्स की डिलीवरी और प्राइस का जो पेमेंट है वो कैसी कंडीशन है, वो कॉन्करेंट कंडीशन है. इट मीन्स बोथ आर द सेम कंडीशन, बोथ हैपन साइमल्टेनियसली. ठीक है, कॉन्करेंट मीन्स कि बोथ आर, ठीक है, happens at the same time. That is to say, the seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि seller shall be ready, ठीक है, यानी कि and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange for the price. Obviously कि जो seller है, देखो यहाँ पे हमने shall लगाया है. See the words here, the here must word is not there, क्योंकि ये सेलर की भी कहीं ना कहीं क्या होती है, अपनी उसकी मर्जी है कि वो देना चाहता है गुड्स या फिर नहीं, यानी कि इस पर्सन को देना नहीं चाहता या चाहता है. तो सेलर शैल बी रेडी, तो जो सेलर है वो क्या होगा, रेडी होगा, एंड विलिंग टू गिव possession ऑफ द गुड्स, और गुड्स के possession को दे सकता है बायर को इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस, यानी कि प्राइस के एक्सचेंज में. ठीक है, द सेलर शैल बी रेडी, द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव possession of the goods to the buyer in exchange for the price, यानी कि प्राइस के एक्सचेंज में. एंड द बायर शैल बी रेडी, ठीक है, और इसके बदले में क्या होगा, बायर को रेडी होना पड़ेगा अगर वो गुड्स की पोजीशन का मतलब है कि गुड्स का टाइटल लेना. गुड्स का टाइटल का मतलब क्या है, ओनरशिप लेना. इट मीन्स कि वो जो गुड्स है वो उस पर्सन का हो जाएगा. तो वही जो गुड्स है उस पर्सन का टाइटल या उसकी पोजीशन को इंडिकेट करता है. So, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for possession of the goods. Fine. Now the next point. Next point is of the delivery. Obviously, delivery of the goods sold may be made by doing anything. ठीक है, कि जो गुड्स की डिलीवरी है वो कैसे की जाएगी. देखो ये दोनों का मतलब अगर है, ये सेलर और बायर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर उनके म्यूचुअल जो डिस्कशन के ऊपर ये बेस किया जाएगा कि जो सेलर है वो अपने गुड्स को कहाँ पे मतलब डिलीवर करना चाहता है या फिर बायर है वो उसे कहाँ लेना चाहता है. दोनों के यानी कि वो बायर के प्लेस पे लेना चाहेगा. ठीक है, अब इसमें सेलर की भी मर्जी है कि सेलर कहाँ पे सेल करना चाहेगा. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा. तो ये सब कुछ आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इसका क्या है, पार्ट है. सो डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, किसी भी चीज को करके, विच दी पार्टीज एग्री, ठीक है, जिसके लिए पार्टी क्या करती है, एग्री होती है. विच दी पार्टीज एग्री shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods. ठीक है, it means कि which the parties shall agree, ठीक है, यानी कि जो पार्टी है एग्री करेगी. बी ट्रीटेड एज मतलब जहां पे भी जो पार्टी है, चाहे वो बायर की पार्टी है चाहे वो सेलर की पार्टी है, जहां पे ये दोनों जो पार्टी है वो क्या करेंगी, एग्री करेंगी. which the parties shall agree be treated as delivery or which has the effect of putting the goods, और जिसको यानी कि गुड्स को put करने का इफेक्ट होता है इन पोजीशन ऑफ द बायर, बायर के पोजीशन में जो कि गुड्स को पुट करने का इफेक्ट होता है, और of any person authorized to hold them on his behalf. देखो अब यहाँ पे क्या है, सेलर, ठीक है ना, अपने एजेंट को भी भेज सकता है. इट मीन्स कि सेलर बोल सकता है कि मेरे बिहाफ पे ये जो एजेंट है यानी कि वो जो सप्लायर है वो गुड्स को लेके जा रहा है कहाँ पर. ठीक है, तो विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स, जिसको गुड्स को पुट करने का इफेक्ट होता है
तो which has the effect of putting the goods in the पोजीशन ऑफ द बायर, बायर के पोजीशन में जिसे गुड्स पुट करने का इफेक्ट होता है, और एनी पर्सन ऑथोराइज, और कोई भी जो ठीक है, यानी कि जिसे ऑथोराइज का पर्सन क्या मतलब है कि जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस काम को, इस गुड्स को डिलीवर करने के लिए। सो इन द पोजीशन ऑफ द बायर और ऑफ एनी पर्सन बिहाफ, और कोई भी पर्सन है वो ऑथोराइज है उनके बिहाफ पे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में नंबर वन इज द सेलर एंड बायर, सेलर और बायर की जो ड्यूटीज हैं। सेकेंड है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, क्योंकि देखो सेलर को अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में सिंपल है, बहुत सिंपल इजी से पॉइंट है। इन सभी डिफरेंट पॉइंट्स को हमने एक परफॉर्मेंस के एक्ट में डाल दिया। इनमें से कोई भी एक्ट नहीं होगा या इनमें से कोई भी पॉइंट वर्क नहीं करेगा। सो यानी कि इट डज नॉट, ठीक है ना, कम्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में नहीं आएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में एग्जिस्ट करेंगे। कौन सा हो गया? फर्स्ट इज ऑफ सेलर एंड बायर, यानी कि सेलर बायर की डिफरेंट ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं। सेलर की ये ड्यूटी होती है, बायर की ये ड्यूटी है उनको पे करने की। नाउ द नेक्स्ट इज अ पेमेंट एंड डिलीवरी आर द कॉन्करेंट कंडीशंस, की जो पेमेंट है और जो डिलीवरी है वो यानी कि सेम कंडीशंस पे वो होनी चाहिए। एंड देन डिलीवरी यानी कि कोई भी जो थर्ड पर्सन है या कोई ऑथोराइज्ड पर्सन है उनके बिहाफ पे आप उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके एजेंट्स की भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने यानी कि पेमेंट, ठीक है, डिलीवरी एक साथ ही हमने इसको कॉन्करेंट ही माना है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्करेंट नहीं होगी तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पर डिलीवरी कर रहे हो अपने गुड्स की और वो भी फ्री में कर रहे हो तो वो आपका एक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। सबसे पहले आपको ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, इन्हें समझना होगा। तो ये आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? सो ये आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, ठीक है, पार्ट डिलीवरी के कौन कौन से इफेक्ट है? ए डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। कहने का मतलब क्या है कि सारे गुड्स की अगर हम, ठीक है, मान लो कभी कभी बायर है, ठीक है, बायर डिमांड करता है कि मुझे 100 लॉट्स की नीड है। सेलर ने कहा करंटली आई हैव ओनली द 20 लॉट्स, ठीक है, you need the remaining lot in future and I will provide you. So all these it means कि चाहे वो बायर के बिहाफ में हो हाफ मांगे जाए या वो सेलर के बिहाफ में हाफ दिए जाए, तो इसे हम बोलते हैं पार्ट डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स की जो डिलीवरी है इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल, ठीक है, यानी इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल इट मीन्स कि सारे गुड्स की, ठीक है, सेलर है डिलीवरी के प्रोग्रेस में या आपके पास गुड्स का जो पार्ट करें, अगर आपने 100 ना दे के आपने 20 गुड्स का लॉट है उसे क्या किया है, डिलीवर किया है, हैज द सेम इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी ए डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल, होल की डिलीवरी के प्रोग्रेस में हैज द सेम इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट सेम होगा, ठीक है। तो हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स, ऐसे गुड्स में प्रॉपर्टी को पास करने के पर्पस के लिए,
for the purpose of the passing the property in such goods as a delivery of the whole, but a delivery of part of the goods, लेकिन गुड्स के पार्ट की जो डिलीवरी है विद एन इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम दी होल, यानी कि जिसकी एक इंटेंशन होती है पूरे से होल से इसे सर्व करने की, ठीक है, डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। देखो पहले इसको समझना मेन क्या है। जब यहाँ पे आपके पास सिंपल लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, मैंने सिंपल है कि 100 लॉट्स हैं, फिलहाल अभी 20 लॉट्स हैं, तो 20 लॉट्स अभी क्या किए गए, ट्रांसफर किए गए या फिर उन्हें डिलीवर किए गए। तो वो ट्रीट किया जाएगा कि जो आपके ऑफ गुड्स की डिलीवरी है वो सेम है डिलीवरी ऑफ द होल गुड्स। इट मींस कि दोनों का इफेक्ट क्या होगा, दोनों का इफेक्ट एकदम सेम होगा, ठीक है, बोथ हैज द सेम इफेक्ट। तो दोनों के जो इफेक्ट हैं वो एकदम क्या होंगे, सेम होंगे। सो डिलीवरी, ए डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल, ठीक है, जो गुड्स के पार्ट की जो डिलीवरी है वो होल की डिलीवरी के प्रोग्रेस से क्या है, सेम है, हैज द सेम इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हैज द सेम इफेक्ट, ठीक है, उसका इफेक्ट सेम होगा। फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड, तो सच गुड्स में प्रॉपर्टी को पास करने के पर्पस से। इट मीन्स कि अगर हम रिमेनिंग जो गुड्स भी है उनकी जो इंटेंशन है, ठीक है, इट मीन्स कि रिमेनिंग गुड्स में ऐसा नहीं है कि उसकी जो पेमेंट है, ठीक है, आप उसमें दोनों को एक जैसे, ये तो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेमेंट किस बिहाफ में रिसीव कर रहा है। अगर वो 20 लॉट्स पहले दे रहा है तो वो 20 लॉट्स की पेमेंट पहले डिमांड कर सकता है और उसका राइट है कि वो 20 लॉट्स की पेमेंट को डिमांड करेगा, ठीक है। बाकी जो 80 लॉट्स की जो पेमेंट है सबका, तो हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड, तो सच गुड्स की प्रॉपर्टी को पास करने के पर्पस के लिए, एज ए डिलीवरी ऑफ द होल, यानी कि होल की डिलीवरी के लिए, बट ए डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम द होल, ठीक है, डज नॉट, पर इतनी भी ध्यान रखना कि जो गुड्स हमने 20 लॉट्स दे दिए हैं, ठीक है, वो एज अ होल के जैसे हम उसे ट्रीट बेशक करेंगे, लेकिन वो एज अ रिमाइंडर के जैसे ट्रीट नहीं करेंगे। हो सकता है कि जो 80 लॉट्स हैं, 80 लॉट्स की जो पेमेंट है, ठीक है, वो इसी और रेशो के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितने डिले हम, यानी कि जो सेलर करता है कहीं ना कहीं पेमेंट में क्या होगा, असर पड़ेगा। सो वही है, इसीलिए ये जो पॉइंट है वो आपको इस बिहाव से पूछा गया है। सो ए डिलीवरी ऑफ पार्ट्स ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम द होल, ठीक है, तो पार्ट ऑफ गुड्स की जो डिलीवरी है एक इंटेंशन है, यानी कि उसको सबसे होल से सर्व करने की, तो डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, ठीक है, बायर है, बायर को किसके लिए, डिलीवरी के लिए अप्लाई करना। तो बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery। देखो एक नेक्स्ट भी है कि देखो जहां कहीं भी यहाँ लिखा है ना, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दोनों जो पार्टीज होती हैं, चाहे आपकी सेलर की है चाहे आपकी क्या है, बायर की है, दोनों पार्टीज एक्सप्रेसली बताएंगी, डिसाइड करेंगी कि जो गुड्स का जो टेक ओवर है वो कहाँ होगा, कौन से प्लेस पे होगा और कैसे होगा, ठीक है, 50% पेमेंट से होगा या अभी आपको
मिनिमम पेमेंट करनी होगी तब होगा, उसके बाद होगा। तो इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवरी, ठीक है, डिलीवर देम, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा मीन्स कि कुछ, यानी कि जहां पर सेलर और बायर के बीच कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है, किसका मतलब है, यहाँ पे ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, जहां पर सेलर और बायर के बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं है। अगर सेलर और बायर के बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं है तो सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड, ये जो गुड्स का जो सेलर है वो बाउंड नहीं होता टू डिलीवर देम, ठीक है, वो बाउंड नहीं करेगा। इट मीन जब तक बायर नहीं बोलेगा कि गुड्स को की जो ओनरशिप है वो मैं इस जगह पे यहाँ पे वो डिमांड करेंगे, तब तक सेलर बाउंड नहीं है उन गुड्स की डिलीवर करने के लिए। सो द seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. So please remember the दिस लाइन, ठीक है। एक्सप्रेसली डिसाइड किया गया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जैसे सेलर ने ही कहा, सेलर ने ही अपने गुड्स को कभी कभी सॉल्व करने के लिए सेलर ही बोल देता है कि ठीक है हम आपके प्लेस तक भी क्या कर देते हैं, फ्री डिलीवरी कर देते हैं, जैसे कि डोमिनोज है, ठीक है। तो ये सब में क्या है, ये सब में आपके पास फ्री डिलीवरी है। तो अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, ठीक है ना, आपने उसमें क्या क्या एक्सप्रेसली उन चीजों को क्या किया है, बताया है, तो उसमें आपको एक्सप्रेसली इंडिकेट किया गया है। और जब आपने एक्सप्रेसली इंडिकेट किया है, ठीक है, तो वही लिखा है आपका अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, कुछ बच्चे ज्वाइन तो नहीं हुए ना? और सभी को ऐड कर लेती हूँ। ये ऐड करने का सिस्टम होता है ना बच्चे, टाइम से तो आते नहीं, टाइम से आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए। सो apart from any express contract, the seller of the goods is not bound, कि जो गुड्स का जो सेलर है वो बाउंड नहीं होता डिलीवर करने के लिए until the buyer applies for delivery, कि जब तक ये जो बायर है डिलीवरी के लिए क्या होगा, अप्लाइज नहीं करेगा। सो बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप ये लाइन में कोई डाउट है किसी को? भाई कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। नाउ द नेक्स्ट इज 36, ठीक है, 35, 36 रूल्स एज टू डिलीवरी। First point, whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer। देखिए, देखो कहने का मतलब क्या है, रूल्स क्या कहते हैं, चाहे बायर है उन गुड्स की पोजीशन को ले,
तो वेदर इट इज फॉर द बायर, चाहे बायर है उन गुड्स की क्या ले रहा है, पोजेशन ले रहा है, इट मीन्स उन गुड्स की ऑनरशिप को ले रहा है, और फॉर द सेलर, चाहे सेलर है, टू सेंड देम टू द बायर, और जो सेलर है उन्हें क्या कर रहा है कि गुड्स को जो है बायर को भेज रहा है, और द सेलर सेंड देम गुड्स टू द बायर। ठीक है, तो वही कह रहे हैं वेदर इट इज फॉर द बायर कि गुड्स की पोजीशन को ले, और फॉर द सेलर या फिर सेलर के लिए टू सेंड देम टू द बायर, और यानी कि जो सेलर है उन गुड्स को बायर को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। इज ए क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, मतलब देखो इज ए क्वेश्चन, इट मीन्स कि चाहे बायर गुड्स के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रिजिड रूल नहीं है, इट मीन देयर इज नो such rigid rules on these conditions. Why? Because these conditions are highly volatile as per the situation, because these conditions ठीक है ना are changing as per the demand, ये जो conditions हैं उन सब के behalf में क्या होंगी, change करेंगी। So whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer, ठीक है, और क्या है, सेलर के लिए है कि उन्हें to send them to the buyer, बायर को देना, is a question depending in each case on the contract, ये क्वेश्चन है जो कि डिपेंड होता है हर केस में कॉन्ट्रैक्ट पर। सो इज ए क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, अब ये आपको बता भी दिया कि अगर क्या है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं है तो जो सेलर है तब तक बाउंड नहीं होगा, गुड्स की डिलीवरी वो तब तक नहीं करेगा तब तक बायर उसे आगे कुछ नहीं बताएगा। इट मीन जब तक बायर क्या है डिसाइड नहीं करेगा, जब तक बायर यानी कि डिस्क्लोज नहीं करेगा। और सेकंड पे आपके पास जो यही रूल्स हैं कि ये डिपेंड करता है डिफरेंट केसेस के ऊपर, ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। सो वेदर इट इज फॉर द बायर टू टेक possession of the goods or for the seller send them to the buyer, buyer को दें, is a question depending in each case on the contract, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर हर केस पे डिपेंड होने का क्वेश्चन है। Apart from any such contract, goods sold are to be delivered at the place, ठीक है, at which they are at the time of sale। कह रहे हैं कि apart from any such contract है, ऐसे such contract के से goods sold are to be delivered, कि जो goods हमने क्या किए हैं, बेचे हैं, जो हमने goods sold किए हैं वो delivered किए गए at the place at which they are at the time of the sale, तो goods sold are to be delivered, तो जो गुड्स सोल्ड किए गए वो डिलीवर्ड होंगे, ठीक है, उस जगह पर, उस प्लेस पे जहाँ पे दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। देखो मेन चीज ये होती है, मेन पॉइंट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का कहें जहाँ पे सेलर गुड्स को डिलीवर कर रहा है जिस टाइम पर आपकी सेल हो रही है, ठीक है, बायर है, बायर को ये गुड्स वहां से चाहिए, ठीक है, अगर बायर को इन गुड्स की क्या है डिमांड है तो बायर कहाँ से लेगा वो गुड्स, बायर लेगा सेलर के प्लेस से, ये हम सभी जानते हैं। तो एक सिंपल सा रूल है। सो अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस, तो गुड्स सोल्ड डिलीवर्ड होंगे एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल, ठीक है, जब होंगे जब वो उनके सेल के समय पे, सेल के टाइम पे। एंड द गुड्स एग्री टू बी सोल्ड, ठीक है, आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और जब गुड्स यानी कि जब सोल्ड किए गए, एग्री किए गए, ठीक है, जो गुड्स मतलब सोल्ड, देखो गुड सोल्ड इट मीन्स कि एक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड, मीन्स एक्शन है वो हो चुका है, गुड्स जो हैं वो बिक चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्शन से भी हमें
ये मतलब है क्योंकि ऑन द स्पॉट, अब जब गुड्स ऑन द स्पॉट बिक चुके हैं तो ऑब्वियसली आपने, बायर ने सेलर के ही प्लेस में होंगे। तो यानी कि गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम सेल, सेल के समय पे। एंड गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड, ठीक है, मतलब एग्रीड, हम एग्री हो रहे हैं कि हम इस जगह पर, इस प्लेस पर उसको क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। सो गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल के समय पे, ठीक है, तो जो गुड्स है एग्रीड किए गए हैं सोल्ड करने के लिए। सो गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड at the place at which they are at the time of the agreement sell, or if not then in exercise at the place at which they are manufactured or produced, और उस प्लेस पे, एग्जिस्टेंस के प्लेस पे नहीं, देखो यानी कि फर्स्ट में एक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है तो वो आपका तभी होगा, वही होगा सेलर के प्लेस पे। सेकंड कंडीशन में एक्शन को एग्जीक्यूट करना है, मीन्स कि वो एक्शन का, वो आने वाले फ्यूचर में वो एक्शन होगा, ठीक है, या फिर वो, तो उसके लिए हम डिसाइड कर सकते हैं, हम प्लेस डिसाइड सकते हैं। प्लेस क्या डिसाइड किया जाएगा, तो एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे दे आर एट एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि सेल के एग्रीमेंट के समय, गुड्स एग्री सो, यहाँ पे गुड्स एग्रीड है सोल्व करने के लिए, आर टू बी डिलीवर्ड किए गए एट द प्लेस, उस जगह पर, एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल, और इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस एट हेलो विच दे आर। हेलो, मैम, ग्रुप में कुछ बच्चे कह रहे हैं उनका ज्वाइन नहीं हो रहा। ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं वेट कर लेती हूँ। कभी इतने लेट आएंगे तो मतलब क्या मैम वो देर से ट्राई कर रहे खाऊंगी, हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा। उन्हें बोलो अब ट्राई करेंगे। अब पता नहीं आएंगे इतनी लेट लेट तक और फिर बोलेंगे कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। अब ये पेज ओपन नहीं करके बैठी थी ना, इसीलिए पेज ओपन करके बैठना पड़ता है। अब ट्राई, बच्चों को बोलो कि अब एक बार ज्वाइन करेंगे हम। मैम शायद उनकी रिक्वेस्ट नहीं आ पा रही हो नेटवर्क इशू की वजह से। रिक्वेस्ट में तो देखो यहाँ पे एक एक या दो बच्चों के अभी तक आए हैं, 2 मिनट हो गए हैं, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, आप उन्हें मैसेज कर दो कि वो आ जाएंगे, कि मैम ने वही पेज ओपन किया हुआ है। यस मैम, कह दिया है। मैम हो गया।
हो गया है। ठीक है, अब है रूल एज टू डिलीवरी में। नेक्स्ट इज सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? रूल्स एज टू डिलीवरी में के फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है? सेकेंड पॉइंट, where under the contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer। कह रहे हैं जहां पर where ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, कि जो सेलर है वो बाउंड है गुड्स को सेंड करने का बायर को, but no time for sending them is fixed। it means कि कब सेंड करना है, ठीक है, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं होगा, क्योंकि देखो हर चीज की जो डिमांड होगी वो एक ही टाइम पर रहेगी और उसी रीजनेबल टाइम पर ही होगी। ये सेलर को अपने माइंड में रखना है कि अगर सेलर सोचता है कि ठीक है कि जो बायर है, बायर ने गुड्स को सेंड करने के लिए कहा लेकिन एक टाइम है फिक्स नहीं किया, तो सेलर वेट करता रहा किसका, बायर का, कि कब बायर यानी कि बोलेगा। और मान लीजिए बायर ने जो है वही गुड्स है, बायर को लगा कि सेलर का मुझे कॉल नहीं आया है तो इसलिए क्या पता गुड्स नहीं होंगे, तो इसीलिए बायर ने जो वो गुड्स है वो कहीं और से परचेज कर लिए। तो देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन, देयर इज अ मिस क्या है, गैप था। सो वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, कि जो सेलर है वो बाउंड है, ठीक है, गुड्स को बायर को सेंड करने के लिए। तो सेलर टू सेंड द गुड्स टू द बायर, तो जो सेलर है तो वो करने के लिए बाउंड है, बट टाइम स्पेंडिंग इज फिक्स्ड, और यानी कि उन्हें करने का कोई भी जो टाइम है, कोई भी टाइम यानी कि फिक्स नहीं है। इस कंडीशन में ये सेलर अपने माइंड में टाइट रखना, उस गुड से वो जो सेंड करना है एक रीजनेबल टाइम में ही अपने उन गुड्स को क्या करना है, बेचना है, सेंड करना है। तो seller is bound to send them within a reasonable यानी उन्हें एक रीजनेबल टाइम में ही गुड्स को क्या करेगा, सेंड करेगा, सेंड करने के बाउंड है। सो in the third point, where the goods at the time of the sale are in the possession of a third person। देखो यानी कि मान लीजिए गुड्स से, ठीक है, सेलर और बायर के बीच में, ठीक है, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ यानी कि सेल हुआ। अब इसमें पर बायर ने देखा कि वो जो गुड्स है वो अभी मेरे अंडर में नहीं, इसके पोजीशन में है थर्ड पर्सन, आर इन दी पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन के पोजीशन में है। देयर इज नो डिलीवरी बाय टू बायर, ठीक है, यानी कि कोई भी सेलर के द्वारा कोई भी डिलीवरी नहीं होगी। एंड अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर, और जब तक कि जो वो थर्ड पर्सन है बायर को एक्नॉलेज कर रहा है दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, यानी कि जो है अंटिल द सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर, बायर को एक्नॉलेज कर रहा है कि ही होल्ड्स द गुड्स, कि वो जो गुड्स है उसके बिहाफ में
होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यानी कि वो जो पोजीशन है वो थर्ड पर्सन के लिए है, ठीक है। जो गुड्स है वो उसका जो है रियल ओनर नहीं है, क्योंकि अगर वो गुड्स, ठीक है, सेलर के नहीं होंगे, सेलर के नहीं है, तो सेलर को कोई भी राइट्स नहीं है उन गुड्स को क्या करने का, सोल्व करने का। तो सेलर को कोई भी राइट्स नहीं होगा उन्हें बेचने का। तो वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल, यानी कि सेल के समय में जो गुड्स है, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, अगर वो थर्ड पर्सन की क्या है, पोजीशन में है, देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर टू बायर, ठीक है, तब तक नहीं होगी, ध्यान रखना, अनलेस एंड अनटिल, इट मीन्स कि सेलर जो है बायर को कोई भी गुड्स की डिलीवरी नहीं करेगा, कोई भी जो गुड्स है वो नहीं देगा तब तक नहीं, तब तक कि जो थर्ड पर्सन है वो एक्नॉलेज कर रहा है बायर को कि वो यानी कि गुड्स है वो उसके बिहाफ में क्या करे, होल्ड करे। सो वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल के समय आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी बाय द सेलर टू द बायर अंटिल पर्सन एक्नॉलेजेस बायर, ठीक है। जब तक कि जो वो थर्ड पर्सन है बायर को एक्नॉलेज करेगा, until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf, कि यानी कि उसके behalf में वो जो गुड्स है क्या किए गए हैं, होल्ड किए गए हैं। अब है provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any documents of title to goods। अब देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में कुछ भी नहीं, शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू, ठीक, अफेक्ट करेगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी टाइटल के ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे ट्रांसफर करने। फोर क्या है, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल। अब सिंपल से यानी कि हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को भी किया, सेलर को ये पॉइंट अपने दिमाग में यानी कि थर्ड में रखना है, जब तक उसके पास नहीं तो यानी कि वो क्या सेल ना करे, या फिर वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्ट है वो ना करे, ठीक है। वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट तभी होगा जब गुड्स जो होंगे वो उसके पास आ जाएंगे। अब है, अब देखो वही लिखा है कि वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल देयर इज नो डिलीवरी ऑफ बाय सेलर टू द बायर, ठीक है, सेलर के द्वारा कोई भी डिलीवरी नहीं होगी, जब तक नहीं होगी जब तक जो थर्ड पर्सन है वो बायर को एक्नॉलेज नहीं करता कि उसको वो जो गुड्स है वो उसके बिहाफ में क्या करेगा, होल्ड करेगा। टू बायर unless and until such third person acknowledges to the buyer, कि जो such a third person acknowledges to the buyer he that he holds the goods on his behalf, ठीक है। ये पॉइंट आपको एक एक जो दो दो तीन तीन पॉइंट हैं डबल डबल आपको समझा दिए हैं, ठीक है। आई होप इसमें किसको। नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट, डिमांड और टेंडर और डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल, कह रहे हैं कि जो डिलीवरी का जो डिमांड है, ठीक है, कि जो डिमांड है टेंडर है वो इनइफेक्चुअल ट्रीट करी जाएगी। वो कैसे इनइफेक्चुअल ट्रीट होगी, अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर, कि जब तक कि वो एक रीजनेबल आवर, देखो मेन सिंपल है, अगर आप कोई भी चीज की डिमांड कर रहे हैं या आप उसके लिए टेंडर कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, आपको टाइम बताना पड़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ दोनों पे सेल और डिमांड के केस में, हमारे केस में यहाँ पे जो टाइम है वो काफी मैटर करता है। तो टेंडर ऑफ डिलीवरी
may be treated as ineffectual, वो कैसे, वो ineffectual treat की जाएगी unless made at a reasonable hour, रीजनेबल आवर बनी है। रीजनेबल आवर, देखो अब मेन चीज क्या है, रीजनेबल आवर। हम ये कहें कि वो उस टाइम के लेके इस टाइम तक है, तो क्या ये रीजन आवर है? आवर एंड रीजनेबल टाइम, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक, तो रीजनेबल आवर रीजनेबल टाइम है, वो फैक्ट का क्या है, क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, तो डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी may be treated as ineffectual unless made at a reasonable hour. What is a reasonable hour? Is a question of fact. Next, fifth point. Unless otherwise agreed, the expenses of an incidental to putting the goods into a deliverable state shall be borne. देखो, deliverable state, it means goods अभी भी सेलर की पोजीशन में है। ऐसे सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्सपेंसेस एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिसकी भी गुड्स जो हैं, जिसकी भी पोजीशन में होगा, चाहे वो सेलर की हो चाहे वो बायर की हो, ठीक है, गुड्स जो है किसी की भी पोजीशन में होगा, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर, तो वो जो गुड्स है उसके जो एक्सपेंसेस है वही पर्सन बियर करेगा। अगर सेलर की पोजीशन में है तो सेलर बियर करेगा, अगर बायर की में है तो बायर बियर करेगा। एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंटल, तो एक्सपेंसेस है और जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, कि गुड्स एक डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने का जो एक्सपेंसेस है शैल बी बॉन्ड बाय द सेलर, तो वो सेलर के द्वारा क्या होगा, बॉन्ड किया जाएगा। तो शैल बी बाय द सेलर, ठीक है, तो वो सेलर के द्वारा बॉन्ड। अब है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, यानी गलत क्वांटिटी की डिलीवरी है। तो फर्स्ट द सेलर डिलीवर टू द बायर एक क्वांटिटी गुड्स, ठीक है। अब सिंपल है, देखो अगर हमने रॉन्ग क्वांटिटी की डिलीवरी कर दी, मान लीजिए कि हमें 100 बोला था, 80 कर दिया, 100, ठीक है, या 100 बोला था हमने 120 कर दिया, सो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है। देखो ये बायर के ऊपर होता है, भी कर सकते हैं, ठीक है, बायर ने, ठीक है, 100 मान के जो 50% है या फिर 20 लॉट्स आ गए, 50 लॉट आ गए, बाकी बाद में आ जाएंगे हम, ठीक है, या फिर बाकी के हम कहीं और से ले लेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, या तो ज्यादा हो या कम हो, या तो बायर उन्हें रिजेक्ट करेगा या बायर उन्हें क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर a quantity of goods less than he contracted to sell, तो यानी जहां पे सेलर डिलीवर्स टू द बायर, बायर को डिलीवर्स करेगा क्या, ए क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, गुड्स की क्वांटिटी, ए क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, ठीक है, गुड्स की क्वांटिटी लेस देन की जो उसने सेल करने के लिए की है, द बायर में रिजेक्ट देम, जो बायर है वो उन्हें क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। देखो ये बायर के ऊपर होगा कि उन गुड्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या उन गुड्स को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। सो द बायर में रिजेक्ट देम, जो बायर है वो रिजेक्ट करेगा, बट इट इज एक्सेप्ट द गुड्स सो डिलीवर्ड, अगर किए गए एक्सेप्ट करता है, चाहे कम क्वांटिटी एक्सेप्ट करे, ज्यादा क्वांटिटी को एक्सेप्ट करे, बट ठीक है, गुड्स सो डिलीवर्ड, जो बायर है जो डिलीवर्ड किए गए उन गुड्स को एक्सेप्ट करता है, ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट, तो उसे
उसे कॉन्ट्रैक्ट रेट पे यानी कि पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जितने भी गुड्स चाहे कम है, बायर अगर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट का मतलब है कि बायर ने उन गुड्स को क्या किया है, परचेज किया। और अगर परचेज किया गया है तो उसके लिए उन्हीं रेट पे, कॉन्ट्रैक्ट रेट पे जो रेट है बायर का सेलर के साथ या सेलर बायर के साथ वो उनको वही जो गुड्स हैं उसी प्राइस पे करने पड़ेंगे। वही सेम पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट भी है कि वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर ए क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स लार्जर देन, ठीक है, ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। अगर यानी कि 100 की डिमांड थी और 120 क्या कर दिया, सेलर ने सप्लाई कर दिया, ठीक है, तो फिर ये सेलर के ऊपर होता है कि वो जितना 100 था 100 को एक्सेप्ट करे, या फिर जो 20 है बाकी का उसे रिजेक्ट कर सकता है, या फिर 120 को ही क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो द बायर में द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बायर गुड्स को एक्सेप्ट करता है जो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होते हैं, एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और बाकी को क्या कर देगा, रिजेक्ट करेगा, एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और ही में रिजेक्ट द होल। इफ द बायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड्स और डिलीवर्ड, अगर बायर ने जितने भी सारे के सारे होल ऑफ द गुड्स जो डिलीवर्ड किए गए हैं वो एक्सेप्ट करता है, अगर बायर एक्सेप्ट करता है होल ऑफ द गुड्स और डिलीवर्ड, ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। अगर जितने भी गुड्स जो भी एक्सेप्ट किए जाएंगे तो उसका बायर को उनकी यानी कि सेलर्स के अकॉर्डिंग जो पेमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट रेट के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ यस मैम। इतना? यस मैम। ठीक है। इस टाइम तक कौन, मतलब ये कौन बच्चे हैं? जिज्ञासा, आप इसकी मत लगाना अटेंडेंस बिल्कुल भी। क्या नाम है? अभी वो कौन से स्टूडेंट है इसने एंट्री लिए क्लास में? मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए भी आपको 2 आवर्स नहीं मिलते हैं? आप बताइए ना, या मैं बताती हूँ कौन है। मुस्कान, ये ना मुस्कान मेहंदी आर्ट्स। हाँ जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आपने जस्ट अभी एंटर किया है। ये मुस्कान मेहंदी आर्ट जिसने अभी एंटर किया है वो बताइए। आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं, या मैं आपको रिमूव कर दूं? मुस्कान मेहंदी आर्ट, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, या मैं आपको रिमूव कर दूं? सभी सभी बच्चे अपनी वीडियो देखिए।
मैम आपकी वॉइस कट रही है। अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने सिंपल है कि सभी अपनी वीडियोस प्लीज ऑन कर लो। अरे भाई सबको बोला है मैंने। प्राची, रूपल, जोधपुर, दीक्षा, हाँ ठीक है, वेरी गुड। दिव्या आप भी करो। बाकी सब किसी की नहीं होनी चाहिए ऑफ, पहले सुन लो अच्छे से। किसी की ऑफ नहीं होनी चाहिए। चल आप अपनी। श्रुति आवाज आएगी, एक बार आप भी अपना नेट कनेक्टिविटी चेक करो। प्रियंका मिश्रा आप एक बार अपनी ऑन कीजिए। मैम मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। हीना आप करो। संध्या। मैम हो रखी है मेरी तो वीडियो ओपन। हाँ अब हुई है। रिंकी आप कीजिए अपनी वीडियो ओपन। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर। जहां पे सेलर क्या करता है, डिलीवर करेगा बायर को। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, ठीक है, मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। तो देखो अगर ऑब्वियसली यानी कि जो गुड्स बायर ने डिमांड नहीं किया आप, ठीक है, उस गुड्स को क्यों मिक्स कर रहे हैं, तो ये बायर है, बायर एक्सेप्ट भी कर सकता है और बायर गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो जो बायर है वो सारे गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। तो वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड विद गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। तो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के जो गुड्स है उसके साथ, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं है। द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है, बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डेंस में है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और बाकी को क्या कर सकता है, रेस्ट को रिजेक्ट करेगा। और में रिजेक्ट द होल, बाकी को रिजेक्ट करेगा और जितने भी होल हैं उन्हें भी, रिमेनिंग को भी वो रिजेक्ट कर देगा। तो वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, अलग अलग डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के not included in the contract, the buyer may accept the goods, buyer जो है वो goods को accept करेगा, ठीक है। तो देखो एक्सेप्ट करेगा अगर उसे लगता है कि ठीक है ये एक मेरे जो जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग से है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही है, तो बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज बायर क्या करेगा,
उन गुड्स को रिजेक्ट करेगा, ठीक है, एंड रिजेक्ट द रेस्ट, बाकी जो भी है रेस्ट गुड्स को वो रिजेक्ट कर सकता है, या होल ऑफ गुड्स को भी, सारे गुड्स को भी रिजेक्ट कर देगा। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी यूसेज ऑफ ट्रेड, ठीक है, इस सेक्शन का जो प्रोविजन है सब्जेक्ट किया गया है ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी कि पार्टीज के बीच में किस तरह से डील की गई, स्पेशल एग्रीमेंट, और यानी कि जो ट्रेड है वो उसका यूज कैसे है, तो उसके सब्जेक्ट में ये सेक्शन का यानी कि प्रोविजन करेगा। पार्टी कैसे डील कर रही है, पार्टी के बीच में डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं, कौन से स्पेशल एग्रीमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और ट्रेड के हिसाब से भी वो किस तरीके से लिंक किया गया है। सो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, तो वही लिखा है कि गलत क्वांटिटी, रॉन्ग क्वांटिटी की क्या है डिलीवरी, सो डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी। क्लियर? अच्छा, मुझे अब अभी तक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने 4.56 7 पॉइंट्स अभी तक हमने कवर किए हैं, ठीक है, 7 पॉइंट्स है और बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स भी आपको समझाती हूँ। तो प्लीज मुझे वन बाय वन बताइए, समझाइए कि अब जितने पॉइंट्स हमने अभी कवर किए हैं किस किस को क्या कितना पार्ट समझ में आ गया। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हु विल टेल? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी बताइए, कौन इसे एक्सप्लेन करेगा? मैम ड्यूटीज और सेलर एंड बायर में ये होता है कि जो सेलर होता है उसकी ये ड्यूटी है कि वो गुड्स को डिलीवर करे। ओके। और बायर की ये ड्यूटी होती है कि वो उन गुड्स को एक्सेप्ट करे और सेलर को पेमेंट करे। कौन है ये? मैम प्राची। प्राची, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट भी बताओ। इस समय हिम्मत कैसे हो जाती है बच्चों की आने की, समझ नहीं आता, मतलब कोई टाइम कुछ नहीं देखना, सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए किस टाइम भी आ जाओ। हाँ जी, सेकंड पॉइंट बताइए। मैम जो इसमें होता है कि जो पेमेंट और डिलीवरी होती है वो सेम कंडीशन में होनी चाहिए। सेम कंडीशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सेम टाइम पर होने चाहिए, ठीक है, सेम यस मैम। यानी कि जो उसका कंडीशन का मतलब है कि जिस टाइम पे डिलीवरी होगी उस क्या होंगी, पेमेंट होगी। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी अभी भी? आ तो रही है वॉइस? यस मैम आ रही है। ये बताना, ये वाला सेकंड, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। मैम यही तो है कि सेम टाइम पे पेमेंट और डिलीवरी सेम टाइम पर होनी चाहिए, और सेम नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, और अपने नेम भी बताते रहो, कौन कौन बता रहे हैं पॉइंट्स। मैम हीना। ओके, मैम थर्ड बताइए, थर्ड डिलीवरी। मैम डिलीवरी ऑफ गुड्स
कि मतलब मैम ना जो डिलीवरी हो रही है ना, तो बायर ना उसे एक्सेप्ट कर ले डिलीवरी को। इसमें बायर और सेलर ठीक दोनों है, यानी कि पार्टी हैप्पी होनी चाहिए। मैम मैं बताती हूँ यस मैम। यानी कि delivery- इफेक्ट ऑफ पार्ट। यस मैम। बताओ। मैम इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी में ये होता है कि चाहे बायर और जो सेलर होते हैं वो अपने मतलब अकॉर्डिंग पार्ट में डिलीवरी कर सकते हैं, या फिर बायर भी कर सकते ले सकता है, जैसे कि हाफ हाफ में आपने समझाया भी था। मैम जैसे सेलर अपने एजेंट को भेज सकता है डिलीवर करने के लिए गुड्स को। हाँ मैम, जैसे एजेंट को भेज दिया या किसी ऐसे। अपने पर्सन। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री। ठीक है, यानी कि बाय डूइंग एनीथिंग, जिससे पार्टी क्या एग्री करेंगे, यानी कि जब भी पार्टी क्या करेंगी, एग्री करेंगी, और इसी यानी ऑथराइज्ड पर्सन के लिए उसे भी डिलीवर करने के लिए बोल सकती है, यानी कि अपने एजेंट को भेज सकती है, रिप्रेजेंटेटिव को सेंड कर सकती है अपने बिहाफ को। ये थोड़ा सा ऑथोराइज्ड और जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये वर्ड्स आपको बोलने हैं, ये इनका ध्यान रखना है। ठीक है, सो वही है इन द पोजीशन ऑफ द बायर और ऑफ एनी पर्सन ऑथोराइज्ड है उन गुड्स को उनके बिहाफ पे बेचने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अब फोर्थ बताइए, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। मैम इसमें ये होता है कि ना जो सेलर होता है और हाँ, बायर फोर्थ होता है। पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम मैं एक्सप्लेन योर कर वॉइस रही हूँ। इज नॉट ऑडिबल, सो प्लीज स्पीक लाउडली। हेलो मैम। हाँ हाँ, आप थोड़ा सा तेज बोलिए। मैम इफेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ डिलीवरी में ये था कि मैम अगर बायर और जो सेलर है वो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, अगर वो एक बार में पेमेंट ना करके हाफ ऑफ कर दे या फिर हाफ ऑफ गुड्स को सोल्ड करे या परचेज करे, तो मतलब इसमें पार्ट में हो सकता और दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम ही होगा। है। यस मैम। यानी कि जैसे आप वो तो इफेक्ट। होल की, जब आप होल गुड्स को लेते हो तब भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो आप उसी टाइप से अगर पार्ट्स गुड्स को ले रहे हो तब भी आपको उसमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या है, सेम इफेक्ट है। सो ए डिलीवरी ऑफ पार्ट्स ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल, यानी कि सभी के होल के डिलीवरी के प्रोग्रेस में जो गुड्स का पार्ट डिलीवरी का है, हैज द सेम इफेक्ट, उसका क्या होगा, एक जैसा सेम इफेक्ट होगा। क्लियर हुआ? फोर्थ, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ पॉइंट। मैम इस पॉइंट में ये होगा कि मैम जब तक इसमें बायर और हाँ सेलर दोनों ही एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं होगी। मैम, जब तक बायर गुड्स नहीं लेना चाहेगा तब तक सेलर गुड्स की डिलीवरी नहीं कर सकता। वेरी गुड। नाउ द सिक्स पॉइंट, रूल्स एज टू डिलीवरी। ये पढ़ो अच्छे से, बताओ। ओके। ये सारे पॉइंट्स एक ही पर्सन मतलब कीना ही बता रही है या और भी कोई लोग बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं? मैम प्राची भी बता रही है, कृष्णा कृष्णा भी बता रही है, दिव्या भी बता रही है, करिश्मा भी बता रही है, और मैम हाँ तो मैं ठीक भी है, बता रही बताइए। हूँ, हीना। ठीक है। मैम मैं भी बता रही हूँ। मैम राधा भी बता मैम रही है। इस ठीक है, पॉइंट बताओ, 1 2, 1 पॉइंट एक्सप्लेन करो, कोई भी करो। मैम इसमें जो सेलर होता है वो गुड्स को सेंड करने के लिए बाउंड होता है, पर उसमें कोई टाइम फिक्स्ड नहीं होता कि उसे किस रीजनेबल टाइम पे गुड्स को सेंड करना है। बाउंड होता है भेजने के लिए, ठीक है, और टाइम पे फिक्स नहीं होता। ओके, तो वो कब करेगा? कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ, तो वो कब करेगा?
बताओ। मैम एग्रीमेंट के टाइम पर। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच, कि ठीक है ना, मतलब कि या तो सेल के समय पे, कि अगर सेल हो चुकी है, आप इन पॉइंट्स पे प्लीज कंफ्यूज मत होइए, कि जो गुड्स सोल्ड किए गए डिलीवर्ड किया जाएगा उस प्लेस पे, यानी कि एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल, यानी कि सेल के समय पे। अब जब सेल हो ही चुकी है तो ऑब्वियसली मेनली सेल कहाँ होती है, जो सेल होती है वो सेलर के जगह पे, यानी कि सेलर के प्लेस पे है, वो वहीं सेल होती है। ठीक है, और अगर डिसाइड किया गया है कि हमें ये जो सेल है ये हमें तब करनी है, ठीक है, गुड्स एग्रीड किए गए हैं, एग्रीड टू बी सोल्ड, कि हमें जो गुड्स है वो तब बेचनी है, तब उस समय में जो कोई भी प्लेस है वो डिसाइड किए जा सकते हैं, तब हम उसमें प्लेस को देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। बताओ, ठीक है, क्लियर हुआ? सेकंड बताओ, सेकंड थर्ड। मैम सेकंड पॉइंट में यही है कि जो सेलर है वो गुड्स को सेंड कर, जो बायर को गुड्स सेंड करने के लिए बाउंड नहीं होता, क्योंकि मैम कोई तो टाइम ही नहीं होता इसलिए। हाँ, तो वेरी गुड, क्योंकि मतलब कि एक फिक्स टाइम नहीं होता है, मतलब अगर, तो फिर मतलब अगर कोई फिक्स टाइम नहीं है तो सेलर को ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि जो बायर है वो उससे कभी भी डिमांड कर सकता है, तो एक रीजनेबल टाइम पर ही उसको क्या करे, सेल करे। इट मीन्स कि उसे एक रीजनेबल टाइम पर ही दे, उसको एक रीजनेबल टाइम पर ही सॉल्ट आउट करे। नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट। मैम मैं बताऊं। हाँ बताओ। मैम इसमें ये है कि जो बायर और सेलर होते हैं उसके बीच में एक थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पर्सन होता है जो कि बायर को बताता है कि किस टाइप का मतलब गुड्स है। अगर ये नहीं होगा तो इसमें डिलीवरी नहीं होगी जल्दी। ओके, मैम इसमें बायर जो है वो गुड्स होल्ड करके रखता है, वो भी थर्ड पार्टी के एक्नॉलेजमेंट के कहने पर। गलत, ये गलत बताया पॉइंट। ये किसने बोला? थर्ड पार्टी के कहने पे क्यों करेगा सेलर? बायर और सेलर थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग क्यों करेंगे? बायर को पैसे पे करने, ये तो गलत बोला। बायर को पैसे पे करने हैं, और बायर को पैसे पे करने हैं, उसको गुड्स लेना है। थर्ड सेलर क्या पार्टी करेगा? ले सेलर सकती को तो, है बायर के बिहाफ पे गुड्स। हाँ, तो सेलर को क्या करना है? गुड्स परचेज करना, यानी कि सेलर को गुड्स क्या करना है? सोल्ड करना है। तो यानी कि वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। यहाँ ध्यान दीजिए, जहां पे जो गुड्स होते हैं सेल के टाइम पे थर्ड पर्सन की पोजीशन में है। सो ठीक है, देखो मेन चीज क्या है, जहाँ पे जो गुड्स हैं, ठीक है, वो मतलब मैं हूँ बायर, आप हैं सेलर, ठीक है, आपने कहा, हम ठीक है, हम दोनों के बीच में डिस्कशन हुई है कि आपको 10 लॉट्स क्या है, मुझे 10 अलॉट्स आपसे क्या है, लेने हैं। अब आपने कहा कि वो जो 10 अलॉट्स हैं वो आपने कहीं, यानी कि इसी के गोडाउन में या फिर कहीं रखे हैं, तब वो, अब आपने कहा कि वो है कि वो मैं 2 दिन में मंगवाऊंगी, तब उसके बाद आप मुझे देंगे, तो पॉइंट इज दिस, ये पॉइंट है, आप उसको गलत मत समझो। पॉइंट ये है, पॉइंट कि वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, कि जहाँ पे जो गुड्स है सेल के समय में, सेल के टाइम में थर्ड पर्सन की पोजीशन में है, आर इन द possession of a third person, there is no delivery by seller, ठीक है, सेलर के द्वारा कोई भी डिलीवरी नहीं होगी, सो देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर, ठीक है, कि क्यों तब तक नहीं कर सकता सेलर, तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो जो गुड्स हैं वो सेलर के पास नहीं आ जाते, ठीक है, जब तक कि वो जो गुड्स हैं वो सेलर के पास नहीं आ जाते, तब तक जो बायर
नहीं ले सकता, और जो सेलर है वो नहीं करेगा। इतना क्लियर हुआ? आप बताओ मुझे थर्ड। यस मैम। आप बताओ। अब बताओ, थर्ड पॉइंट बताओ। There is no delivery by seller to buyer unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. ठीक है, next is the fourth point. Who will you explain the fourth and fifth, third and fourth, fifth point? सब शांत हो गए, सब बैठ गए, कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम इसमें क्या होता है कि जो भी डिलीवरी होती है वो एक रीजनेबल आवर में की जाती है। ऑब्वियसली ये पॉइंट माइंड में रखना होगा कि जो कोई भी डिमांड है, जो भी डिलीवरी है, वो मतलब मे बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आर, कि जब तक कि वो एक रीजनेबल आर में रखी जाती है, यानी कि एक रीजनेबल आर तक होगी। और एक रीजनेबल आर क्या होता है? एक रीजनेबल आर एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, फैक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट इज अ रीजनेबल इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फिफ्थ पॉइंट बताओ। फिफ्थ एक्सप्लेन करो, फिफ्थ पॉइंट। एक्सपेंसेस कौन बॉन्ड करेगा? सेलर। मैम सेलर। वो कौन? सेलर बॉन्ड करेगा। तो एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंटल टू putting the goods into a deliverable state shall be borne by the seller, यानी कि वो सेलर के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा। क्लियर? चलो अब मैं 37 तो ये आपको बता ही दिया था, 38 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ द इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। अब देखो ये भी सिंपल चीज है, तो अनलेस अदरवाइज, ठीक है ना, एग्रीड। देखो अगर देखो जहां पे सेलर और बायर के बीच में ये एग्रीड कर दिया गया है, सेलर और बायर के बीच में ये माना गया है, ये एग्री किया गया है कि जो गुड्स की जो मतलब बाइंग होंगी या फिर जो गुड्स की जो सेलिंग होगी वो इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, कि जो गुड्स की सेलिंग होगी और जो गुड्स की बाइंग होगी वो इंस्टॉलमेंट के टाइम पे होगी। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरीज। ठीक है, कि जो गुड्स का जो बायर है इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरीज बाय इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, तो कि जैसे इंस्टॉलमेंट पे आप क्या कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, मानने के बायर ने कहा कि ठीक है, बायर अगर एग्री हो जाता है, तो ये पॉइंट सेलर को अपने माइंड में रखने हैं कि अगर बायर एग्री हो जाता है, क्या एग्री हो जाता है बायर? बायर अगर एग्री हो जाता है कि जो गुड्स हैं, ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट पे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो कि जैसे 2020 के अलॉट्स में हर वीक में 2 दिन बाद में वो 2020 के अलॉट्स में जो वो गुड्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड बायर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, ठीक है, बाय इंस्टॉलमेंट, की जो गुड्स का जो बायर है वो इंस्टॉलमेंट के द्वारा डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के बाउंड नहीं है। सेकेंड, वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, कि जहां पर, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय स्टेटेड इंस्टॉलमेंट,
ठीक है, वो यानी कि स्टेटेड इंस्टॉलमेंट के द्वारा डिलीवर्ड किया गया है, तो विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर एंड सेलर मेक्स नो डिलीवरी और डिफेक्टिव डिलीवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो एक सिंपल सा है, जब तक कि वहां पे स्टेटेड इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, तो अगर स्टेटेड क्या होगी, जो डिलीवरी होगी वो स्टेटेड होगी, तो फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय द स्टेटेड इंस्टॉलमेंट्स विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर। ठीक है, तो हर इंस्टॉलमेंट के लिए यानी कि उन्हें सेपरेटली पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक सिंपल सा है, तो हर इंस्टॉलमेंट को हम क्या ट्रीट करेंगे, हर इंस्टॉलमेंट को हम हर जितने भी डिफरेंट गुड्स हैं या फिर हम हर इंस्टॉलमेंट को डिफरेंट जो सेल्स है उन्हीं को ही ट्रीट करेंगे। हर इंस्टॉलमेंट डिफरेंट सेल के जैसे ही क्या होगी, ट्रीट की जाएगी। ठीक है, तो वही सिंपल, तो वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय द स्टेटेड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कि जैसे बायर ने कहा ठीक है आप हमको 2020 के लॉट्स में डिलीवर कर दो, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सेपरेटली हर अलॉट का यानी कि जो पेमेंट है वो भी हमें सेपरेटली पे करनी होगी। तो विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर। ठीक है, तो बाकी के हमें उनको सेपरेटली पेड करना होगा। सो विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर एंड द सेलर मेक्स नो डिलीवरी और डिफेक्टिव डिलीवरी, और जो सेलर है वो कोई भी डिलीवरी या डिफेक्टिव डिलीवरी नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा है, तो ये सेलर को भी ध्यान में रखना है कि अगर 2020 के लॉट वीकली या 2 डेज बाद अगर ठीक है देना है, ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, तो इसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, इसमें कोई भी क्या हो, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट जो है डिलीवरी की ना रहे। और बायर निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू टेक। ठीक है, तो देखो बायर कह सकता है कि ठीक है कि मुझे आप अगले वाली जो है जो 20 लॉट्स हैं वो मुझे अभी नहीं 3-4 दिन बाद लेने, तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है, ले भी सकता है। सेलर भी कर सकता है, सेलर बोल सकता है कि अभी मेरे पास क्या है, गुड्स नहीं है, आपको उसके लिए वेट करना है। तो ये सब कुछ डिपेंड किया जाएगा ठीक है क्वेश्चन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि किस तरह से ठीक है क्वेश्चन अराइज होते हैं और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अराइज होते हैं। सो इट इज ए क्वेश्चन इन ईच केस, तो हर केस में ये क्वेश्चन होता है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में डिपेंड किया हुआ ये हर केस में क्वेश्चन होता है। And the circumstances of the case, whether breach of contract is a repudiation of the whole contract। ठीक है, कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट की जो ब्रीच है वो क्या है, होल कॉन्ट्रैक्ट का, सारे कॉन्ट्रैक्ट का एक रेपुडिएशन है, इज ए रेपुडिएशन ऑफ ए होल कॉन्ट्रैक्ट। or whether it is a several breach giving rise to a claim for compensation। अगर ये एक बहुत सारी मान ले सेवरल ब्रीच है, ठीक है, कि जहाँ पे कंपनसेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लेम दिए जाते हैं, बट नॉट ए राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। तो उन्हें यानी कि पूरे होल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म, या तो हो सकता है कि सिंपल है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो 20 अलॉट यानी कि 2 दिन में जो ट्रांसफर करने थे वो नहीं किए गए, अगर वो नहीं किए गए सो इट इज सेवरल ब्रीच। ठीक है, तो जो भी जितनी भी सेवरल कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होंगी तो उसे बायर को मान लीजिए, बायर को मान लीजिए एक मेडिकल लाइन के लिए ही है, तो बायर को क्या हो गया, बायर को काफी लॉस हो गया। सो वेदर इट इज ए सेवरल ब्रीच गिविंग राइज टू ए क्लेम फॉर कंपनसेशन, तो कंपनसेशन के लिए यानी कि उसे क्लेम देना है। सो वेदर इट इज ए सेवरल ब्रीच, ठीक है, वेदर ये एक सेवरल ब्रीच है गिविंग राइज टू ए क्लेम फॉर कंपनसेशन बट नॉट टू ए राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मानेंगे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएटेड होगा। तो जितना पार्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया गया है, या 2 बार 3 बार जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया गया है, तो whether it is a several breach giving rise to a claim for compensation, तो कंपनसेशन के लिए क्लेम को देने का एक सेवरल ब्रीच हो सकता है, बट नॉट टू अ राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप उसे ट्रीट कर सकते हैं जो चीज मिस की गई है कि वो ब्रीच, और आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बायर को क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा सेलर से। अगर और आपको ये राइट नहीं है कि आप होल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि होल कॉन्ट्रैक्ट में से मान लीजिए 100 लॉट्स में से आपको 20 नहीं मिला, तो 20 के लिए आप ब्रीच बोल सकते हैं, और बाकी 80 जो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रीच नहीं है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, डिलीवरी टू ए कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है कि कौन लेके जाएगा। ठीक है, एक जो एजेंट है, एजेंट गुड्स को सेंड करेगा। सो डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर। तो वेयर नंबर 1, इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, the seller is authorized or required to send the goods to the buyer। कि जो सेलर है, सेलर इज authorized और required to send the goods to the buyer। कि जो सेलर authorized है और required करता है कि बायर को वो गुड्स भेजने का, सेंड करने का। डिलीवरी ऑफ द गुड्स वेदर नेम्ड बाय बायर और नॉट। ठीक है, गुड्स की जो डिलीवरी है, ठीक है, वेदर नेम बाय द बायर और नॉट, बायर के द्वारा नेम की गई है या नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स की गई है इज अ सेफ कस्टडी। तो मतलब सिंपल सा है कि सेलर है, और ये तो हम खुद जानते हैं, सेलर किसी भी एजेंट को भेज देता है, ठीक है, कि वो गुड्स की डिलीवरी करके आएगा या गुड्स देकर आएगा। किसको देकर आएगा, वो गुड्स देकर आएगा किसे, बायर को। तो वो सेलर बोल देता है वो जो गुड्स है वो बायर को वो गुड्स देकर आएगा। तो वेयर, ठीक है, इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द सेलर इज ऑथोराइज्ड और रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स टू द बायर। कि जो सेलर है ऑथोराइज्ड है, रिक्वायर्ड है कि गुड्स को बायर को देने के लिए। डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ कैरियर वेदर नेम्ड बाय बायर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। ठीक है, तो डीम टू बी द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डीम टू बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर, तो वो डिलीवरी ट्रीट की जाएगी। अब सेकंड क्या है, सेकंड सिंपल, पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। सेकंड, अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड बाय द बायर, ठीक है, द सेलर शैल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर as may be reasonable having regard to the nature। if the seller omits to do, the goods are lost and damaged। देखो एक सिंपल सा है कि देखो अगर मान लीजिए बायर ने बोला है, ठीक है, बायर ने कहा है कि मुझे इस रीजनेबल टाइम पे यहाँ पे मुझे गुड्स की है नीड है, तो ठीक है, अगर बायर ने ऑथराइज किया है फिर तो हम उसी टाइम पर कर सकते हैं। तो सेलर शैल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर, कि जो सेलर है कैरियर के साथ ऐसा सच कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और वारफिंगर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, बायर के बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे, ठीक है, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एज मे बी रीजनेबल, जैसा क्या होगा, रीजनेबल होगा, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द गुड्स। ठीक है, गुड्स के डिमांड के हिसाब से, कि मान लीजिए गुड्स का नेचर कैसा है, बायर ने कहा है कि ठीक है ये एजेंट है, ये आपका जो मतलब एजेंट है, या फिर मैं अपना भी एजेंट क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, तो दोनों के जो एजेंट है वो गुड्स, एक का एजेंट देगा सप्लाई करेगा, एक का लेगा।
ठीक है। तो ये जो सेलर है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैरियर के साथ कर सकता है कि वो बायर के बिहाफ में, ठीक है, हो सकता है कि बायर ने अपना जो कैरियर है, ठीक है, वो सेंड किया हो, या फिर बायर ने कहा हो कि बायर वहां से गुड्स को मंगवा लेगा। तो इफ द सेलर ओमिट्स सो टू डू, अगर ऐसा करने से सेलर क्या हो जाता है, ओमिट्स नहीं करता, द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट। तो क्योंकि ऐसा नहीं करता तो हो सकता है, ठीक है, कि जो ऐसा, क्योंकि अगर कैरियर नहीं जाएगा तो गुड्स हैं, ठीक है, या तो वो लॉस्ट हो जाए, क्या पता गुड्स क्या है, डैमेज हो जाए, ड्राइवर है, इन सब के द्वारा। तो आप ये डिपेंड कर सकते हैं कि आपका जो कैरियर है वो आराम से उन गुड्स को क्या कर रहा है, सही से डिलीवरी करेगा। सो द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, यानी कि रास्ते में, कोर्स ऑफ ट्रांजिट में जो गुड्स हैं वो लॉस्ट और डैमेज हो जाए, ठीक है, हो सकते हैं। इन द कस्टडी ऑफ द वॉरफिंगर द बायर में डिक्लाइन टू ट्रेड द डिलीवरी, ठीक है, एज हिमसेल्फ। तो क्यों, क्योंकि अगर वो डैमेज होंगे तो फिर वो बायर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फिर जितना भी सारा एक्सपेंस है वो सेलर के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज अ थर्ड पॉइंट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब अगर दोनों के बीच में जैसा भी एग्रीड हो, उसके अलावा अगर दोनों के बीच में एग्रीड नहीं है तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। तो अब नेक्स्ट रूल को हम एप्लीकेबल होगा कि वेयर द गुड्स आर सेंट बाय द सेलर टू द बायर, ठीक है, जहां पे जो गुड्स हैं वो सेंट किए गए हैं बायर के द्वारा, सेंट किए गए हैं, ठीक, सेलर के द्वारा सेंट किए गए हैं बायर को बाय अ रूट के द्वारा इन्वॉल्विंग सी ट्रांजिट, एक रूट के द्वारा सी ट्रांजिट से, इन circumstances in which it is usual to insecure, the seller shall give such notice to the buyer, कि जो सेलर है वो बायर को ऐसा नोटिस देंगे, तो सेलर शैल गिव सच नोटिस टू द बायर, ठीक है, कि जो सेलर है तो सेलर शैल गिव सच नोटिस टू द बायर, क्या नोटिस देगा, एज मे एबल हिम टू इनसिक्योर देम ड्यूरिंग देयर सी ट्रांजिट, की मतलब इन गुड्स को उनके सी ट्रांजिट में क्या रखना है, ठीक है, सिक्योरिटी से, इनसिक्योर इट मींस कि उन गुड्स को सिक्योरिटी से रखना है, क्योंकि देखो इट इज यूजुअल टू इंश्योर, ठीक है, कि वो इंश्योर का मतलब कि जैसे उनको इंश्योर करें सामने को, क्योंकि सी के द्वारा है, ठीक है। अगर बायर ऐसा नहीं करता तो गुड्स शैल बी डीम टू बी एट अ रिस्क ड्यूरिंग द सी ट्रांजिट, तो जो गुड्स होते हैं सी ट्रांजिट के दौरान रिस्क पर हो सकते हैं, तो द गुड्स शैल बी डीम टू बी एट, हाँ जी बोलिए। नो मैम कुछ नहीं। ठीक है, तो वो सी ट्रांजिट पे रिस्क पे मतलब है कि सेलर ने हर चीज जो है उनको क्या कर दी, फुली डिस्क्लोज कर दी, सिंपल। नाउ द रिस्क वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस, ये तो हमें पता है, अगर गुड्स हमें बहुत दूर दूर प्लेस पे, देखो जब समुद्र के द्वारा, सी के द्वारा जब वो जो रूट से गुड्स डिलीवर्ड किए जाएंगे, क्या तब रिस्क नहीं है, तब भी रिस्क है, तो वो अपने रिस्क पे करेगा, ठीक है। इट मींस कि जो मतलब सेलर है वो बता देगा कि बायर को, अगर दोनों के बीच में है कि ठीक है जो भी लॉस होगा वो दोनों खुद ही बियर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए सेलर ने कहा कि नहीं, अगर लॉस आप बियर नहीं करोगे तो फिर मैं यानी कि उन्हें सेंड नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो जो लॉस है वो दोनों के द्वारा ही बियर किया जाएगा, तभी सेलर जो है वो फिर गुड्स को सेंड करेगा। तो कोई भी सिचुएशन, तो कोई भी कंडीशंस जो है वो हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन है। तो अब जब सी में क्या है, रिस्क है सी के द्वारा, सी के रूट से क्या है, रिस्क है, तो रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस, ये जो रिस्क तब भी होगा कि जब गुड्स है वो दूर प्लेस पे, डिस्टेंट प्लेस पे क्या है, डिलीवर्ड किए गए।
तो रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड, कि जहाँ पे जो गुड्स हैं वो डिस्टेंट प्लेस पे गुड्स डिलीवर्ड किए गए, वेयर द सेलर ऑफ गुड्स एग्रीज टू डिलीवर देम एट हिज ऑन रिस्क। ठीक है, जहां पर जो गुड्स के जो सेलर हैं एग्री करते हैं डिलीवर करने के लिए अपने खुद के रिस्क पे, तो वेयर द गुड्स ऑफ सेलर, ठीक है, सेलर ऑफ गुड्स एग्रीज, यानी कि वेयर द सेलर agrees to deliver them at his own risk at a place other than where they are when sold, ठीक है, यानी कि उस प्लेस के अलावा। तो इसका मतलब कि जो भी रिस्क है वो डिपेंड किया जाएगा, वो जो रिस्क है कौन बियर करे। तो अगर नहीं पता कि कौन रिस्क बियर करेगा तो बायर शेल टेक एनी रिस्क ऑफ ड्यूरेशन इन द गुड्स। तो बायर, क्योंकि देखो सेलर ने कहा कि नहीं वहां पे जो गुड्स हैं, क्योंकि देखो इतना दूर प्लेसेस तक सेलर खुद नहीं करते, डिस्टेंस प्लेसेस तक सेलर खुद सप्लाई गुड्स की सप्लाई नहीं करते। तो इतने डिस्टेंट प्लेसेस पे सेलर गुड्स की सप्लाई खुद क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें यानी कि गुड्स में डैमेज का या फिर उन्हें खराब होने का रिस्क होता है। तब स्टेटेड है दोनों के बीच में कि कौन उसके लॉस को बियर करेगा, फाइन। अगर स्टेटेड नहीं है कि लॉस को कौन बियर करेगा या नहीं, तो बायर शेल टेक एनी रिस्क ऑफ डिटोरिएशन। तो जो बायर है वो उसके खराब डिटोरिएशन के कोई भी रिस्क को ले सकता है। तो बायर शेल टेक एनी रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन द गुड्स, ठीक है, नेसेसरली इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। तो यही 4 पॉइंट्स बचे हैं हमारे, तो फिर हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। स्टॉपेज का भी पॉइंट आपको बताया था। सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आपका खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला ही है, ये नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाला ही है। इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वही है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन बायर एंड सेलर। ये जो आपको स्टार्टिंग में बायर सेलर के पॉइंट्स बताए थे वही है, बस हमें नेक्स्ट क्लास में हाँ जितना इसका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 3-4 पॉइंट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में इसे फिनिश कर देंगे। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले बताओ समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं करी है रिकॉर्डिंग क्लास हाँ की। मैंने 2-4 3-4 बार की ना, ठीक बोल रहे हो, एक बार मैं कर दूंगी। आज मुझे आज कल मैं कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। मुझे ध्यान नहीं रहा, 2-3 बार की थी, मुझे लगा कर दूंगी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया बच्चे, मैं कर दूंगी। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। जिज्ञासा